नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर संस्कृति आईएएस की तरफ से है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अब संस्कृति आईएएस जल्द बीपीएससी कोर्स शुरू करने वाला है। बहुत लंबे समय से इंतजार था सभी लोगों को इस कोर्स का, तो यह कोर्स शुरू हो रहा है 4 सितंबर से रात को 7 बजे। तो सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से और यहाँ पे जुड़ते हुए बीपीएससी एग्जाम को क्रैक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी ना वो सब यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे कि इसमें बता रहे हैं 500 से अधिक घंटों की क्लासेस रहेंगी, 1 साल तक वैलिड रहेंगी। यहाँ पर आप इनको 1 साल में असीमित बार देख सकते हैं। साथ साथ हर दिन आप लोग को 2 क्लासेस दी जाएंगी, नियमित रूप से हम टेस्ट भी करवाएंगे और साथ साथ आप लोग के लिए जो भी ज़रूरी नोट्स होंगे वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सारी जिम्मेदारी संस्कृति आईएएस अपने कंधों पर ले रहा है, तो ज़रूरी है आप जुड़ते हुए जल्द अगले एग्जाम को टारगेट करें। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिसपे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हम लोग की आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी पहली न्यूज़ को, जो हमें बता रही है सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में। तो देखिए, सॉफ्ट लैंडिंग एक्चुअल में एक ऐसे टर्म है ना जो फिलहाल बहुत चर्चाओं में है और जनरली हम कभी भी कोई भी मिशन लॉन्च करते हैं तो उसके बाद चर्चाओं में आ जाता है। जैसे कि हम लोगों ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, तो उसके लिए भी बातें चल रही थी कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें पता है कि अंतिम समय में कैसी परेशानियां हमने देखी थी। तो इसीलिए बताते हैं कि जो भी यह मिशन हम लोग मून पे भेज रहे हैं ना, इसके लिए अंतिम 15 मिनट बहुत ज़्यादा खास है और बहुत अधिक परेशानी भरे होते हैं, चिंता भरे होते हैं, क्योंकि यह पूरा वह समय होता है जिस दौरान सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जानी होती है और हर एक चीज़ को ध्यान रखना होता है। तो ज़रूर ये थोड़ी सी बात हम लोग आज करें सॉफ्ट लैंडिंग पे, क्योंकि आज ही शाम का समय 6:04 निर्धारित किया गया है इसरो के द्वारा मून पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, और हम लोगों ने अभी भी देखा है कि भाई लूना भी जो था वह क्रैश कर गया है। चलिए, तो सॉफ्ट लैंडिंग से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं क्या क्या ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को इसके बोर्ड से लिखे अलग बातों के अलावा बताता हूँ कि एक्चुअल में समस्या होती क्या है। देखिए, हम लोग बैठे हैं सब लोग पृथ्वी पे। अब पृथ्वी से पहली बात तो हम लोगों ने 40 दिन लगाए और 40 दिन लगा करके एक मिशन भेजा चंद्रमा पर। अब काफ़ी लंबे समय से वो चंद्रमा के आसपास घूमते जा रहा था, घूमते जा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्पीड हो, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इतनी अधिक स्पीड होती है जिसको माना जाता है कि 6048 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह स्पीड ऐसी है कि एक प्लेन की फुल स्पीड के बावजूद यह उससे 10 गुना है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड है। अब ऐसी स्थिति में मून के आसपास हम देख रहे हैं कि चंद्रयान जो है वो कंटिन्यूसली मूव किया। अब जब उसको हम लाएंगे इसके साउथ पोल पे और हम चाहेंगे कि ये लैंड करे, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे टर्म मैटर करती हैं। ठीक है, तो टर्म क्या क्या मैटर करेंगे, एक्चुअल में क्या है, जगह बदल जाएगी और हम नहीं देख पाते। हमें क्या है कि भाई वहाँ से जो इमेज मिलेंगी, जो भी चीज़ें हम देख पाएंगे, जो भी हमारे चंद्रयान है उसके माध्यम से हम सिर्फ उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं कि अभी इतना रह गया है। बट ये बात आप हमेशा से जानते हैं, सब लोग समझते हैं कि इमेजेस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से चीज़ों को एनालाइज करना बड़ा जटिल काम होता है। अब इस दौरान क्या है कि इसरो पे पूरी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से चंद्रयान लैंड कर रहा है उसकी स्पीड कम करना, उसको स्टेबल रखना और जो हमें वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रही है और जो भी हमारे अन्य तत्व वहाँ पर हैं, चाहे कोई गड्ढा है, कोई खाई है या वहाँ की ऊबड़ खाबड़ सतह है, हर एक को नोटिस करते हुए यह सेट करना कि सही समय पे सही जगह वो लैंड करे, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो अब सब चीज़ें अनुमान के आधार पर है और चल रही हैं अनुभव करते हुए कि सब कुछ बेस्ट हो। तो इसीलिए सॉफ्ट लैंडिंग हमेशा से हर मिशन में एक बड़ा चैलेंज होता है और इसकी वजह से ही कई देशों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। दूसरी समस्या होती है रफ ब्रेकिंग चरण। यह चरण जो होता है अंतिम 11 मिनट का होता है। रफ ब्रेकिंग चरण में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा भाई ये लैंड कर रहा है चंद्रयान, उसको ब्रेक करना, जो उसका फ्लो है, स्पीड है, उसको तोड़ते हुए उसको सामंजस्य बिठाना है अब सतह से, ताकि वो जब लैंड करे तो फोर्स ना हो एक्स्ट्रा, क्योंकि भाई अगर फोर्स लगी और कुछ भी डैमेज हुआ तो सब खराब। तो दोनों के बीच में जो संभव संबंध हो सकता है उसको बेस्ट रूप से प्रस्तुत करना। साथ साथ वहां पे धूल, सूक्ष्म कण और अपघर्षण कण जो होंगे वो भी कहीं ना कहीं इस मिशन को प्रभावित करते हैं और लैंडिंग को गड़बड़ाते हैं, तो उनका ध्यान रखना और उनके भी जो नेचर है उसको समझते हुए आगे बढ़ना। इसके अलावा चंद्रमा की सतह को समझना कि एक्चुअल में सतह किस प्रकार की है। फ्लैट मिल रही है, जनरली ऐसा होता है कि फ्लैट नहीं मिलती, और जहाँ साउथ पोल पे लैंड करना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ मामला है। तो ध्यान देना, चीज़ों को समझना जानना, ताकि ठीक से सब कुछ हो पाए। गुरुत्वाकर्षण बल,
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप में बहुत अहम भूमिका निभाता है, तो इसी वजह से उस गुरुत्वाकर्षण बल के साथ संबंध बिठाना ज़रूरी है, अदरवाइज चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। तो ये भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके अलावा गड्ढे और खाइयाँ। तो ये है वो सभी कारण हैं जो एक बड़ा चैलेंज होता है सॉफ्ट लैंडिंग के बीच में। अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हुई, किसी भी चीज़ को समझने में परेशानी हो गई तो कुछ भी परेशानी हो जाती है, जैसा हमने चंद्रयान 2 के मामले में बढ़िया से देख लिया था। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बातें जो है यह सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में आप लोग की स्क्रीन पर दी गई हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि इतने आराम से, एक तो हमने काफी फोर्स से उसको भेजा था चंद्रमा की तरफ, अब उस फोर्स को खत्म करना है लास्ट में। पूरा फोर्स खत्म करते हुए पूरा मिशन जो है वह बहुत ही इजीली लैंड करवाना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, यही कहलाता है सॉफ्ट लैंडिंग, ताकि जो पूरा का पूरा यान जा रहा है उसमें, या फिर जो भी उपकरण लगाए हुए हैं हम लोगों ने, उस पर किसी पे भी कोई डैमेज ना हो। तो गति को धीरे धीरे कम करते हुए बिना किसी झटके के सारा काम किया जाएगा और पूरा लैंडिंग होगा। जब लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाएगी तो कुछ भी डैमेज नहीं होता, हर एक चीज़ सुरक्षित है। तो उसके बाद फिर मिशन आगे बढ़ेगा और वहाँ पे उतरने के बाद वहाँ से डाटा को कलेक्ट करेगा, वहाँ पे रिसर्च करेगा और हमारे आने वाले जो ह्यूमन मिशंस हैं उनके लिए यह अग्रदूत का काम करेगा, क्योंकि जो ये हमें बताएगा वही हम जानेंगे समझेंगे और यही चीज़ों को जानते समझते हुए हम अपने आगे की तैयारियों को करने वाले हैं। तो इसीलिए सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। न्यूज़पेपर खोल के देख लीजिए, हर जगह सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। तो इसीलिए ज़रूरी था थोड़ी सी बात हम लोग इस पर करें। तो इसी क्रम में सॉफ्ट लैंडिंग से संबंधित एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, बड़ा प्यारा सा। आप यदि चाहें तो इसका जवाब मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बारे में। न्यूज़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई अब राजस्थान को अपना 5वां टाइगर रिजर्व मिल गया है, इसको अप्रूव कर दिया है और अनाउंसमेंट कर दी है अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इससे संबंधित सभी बातों को जान समझ लें। तो हमें क्या पता लग रहा है इसके बारे में कि यह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। इसके साथ साथ हमें यह भी पता लग रहा है कि राजस्थान का एक और टाइगर रिजर्व है जिसको कहते हैं कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। तो अभी क्या हुआ है कि अभी इसको अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन जो अप्रूवल है सिर्फ सैद्धांतिक अप्रूवल है, अभी पूरी तरह से अप्रूव नहीं हुआ है, प्रोसेस से गुजरना बाकी है। बट अभी आने वाले समय में हमें जल्द ऐसा हो सकता है कि देखने को न्यूज़ मिले कि राजस्थान को अपना 6ठा टाइगर रिजर्व मिला है जो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व होगा। अभी इसने अप्रूवल किससे लिया है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से लिया है। NTCA से अप्रूवल लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि जो निर्धारित मानक हैं एक टाइगर रिजर्व के लिए, यह एनालिसिस करता है कि कोई क्षेत्र उन सभी मानकों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वहां बाघों को रहने के लिए जो भी आवश्यक दशाएं चाहिए वो वहां है या नहीं। तो सब कुछ एनालाइज करेगा, उसके बाद यह स्टेट गवर्नमेंट को पूरा रिकमेंडेशन देता है। फिर अंत में जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाती है कि वो अप्रूवल देके उसको अब मान्यता जिस प्रकार से देनी है वह सब काम को पूरा कर ले। अगर हम वर्तमान में स्थिति समझे तो पता लग रहा है कि भाई राज्य में जो बाघों की संख्या है वह 88 है। बताते हैं कि 2016 तक बहुत ही कम थी, लेकिन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने फोकस किया इस तरफ, जिसके बाद हम देखते हैं कि तेज गति से बाघ बढ़े हैं राज्य में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन अनाउंस करता है इसको। तो अनाउंस की जिम्मेदारी है, मान्यता देने की जो जिम्मेदारी है वो तो स्टेट गवर्नमेंट की है, बट किस अधिनियम के तहत या क्या प्रोविजन है? तो हमें पता लगता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया और इस 72 में एक क्लॉज है। वो क्या है? सेक्शन 38 के अंदर जो उसका 5वां भाग है उसमें बातें बताई गई हैं कि कैसे किसी क्षेत्र को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। टाइगर रिजर्व को जनरली हम लोग हिंदी में बाघ अभयारण्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग टाइगर रिजर्व पे ही बात कर रहे हैं मोस्टली, ठीक है। आगे की बात क्या है? कुछ बातें टाइगर रिजर्व के बारे में जो धौलपुर करौली बनाया गया। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि फरवरी के महीने में ही इसको अप्रूवल दे दिया गया था NTCA के द्वारा। NTCA अभी आपको पता है ना कि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को भी इसने मान्यता दी है, सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। तो वही बात बता रहे हैं कि जो यह धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है इसको फरवरी में ही ये अप्रूव कर दिया था। उसके बाद जो प्रोसेस होना था उस प्रोसेस से गुजरा और अब जाकर के इसका मामला जो है वह कंप्लीट हो गया। क्षेत्र की बात करें तो 1075 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह पूरा टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। इसके अलावा हम पता लगता है कि यह कई अन्य क्षेत्रों से सटा हुआ है, जिसमें रणथंभौर, रामगढ़, विषधारी, मुकुंदरा पहाड़ियां और मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जिनसे यह फिलहाल सीमाएं साझा कर रहा है, जुड़ा हुआ है। एक खास बात यह भी है कि रामगढ़ विषधारी में ऑलरेडी एक टाइगर रिजर्व है राजस्थान का।
क्योंकि 5वां टाइगर रिजर्व है तो 4 ऑलरेडी इसके पास है, तो कौन कौन से हैं वो 4 टाइगर रिजर्व, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। एग्जामिनर का कुछ मन नहीं होगा तो आपसे किसी एग्जाम में यह पूछ सकता है वो कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान में नहीं है या है भी, तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि मिलान वाले प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं यूपीएससी में, जैसे कि यह सभी टाइगर रिजर्व जो हैं वह राजस्थान के टाइगर रिजर्व है। तो पहला जो था वह सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। दूसरे की हम बात करें तो अलवर में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तीसरे की बात करें तो कोटा में है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और चौथे की हम बात कर रहे हैं वह बूंदी में है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये लेटेस्ट है और पिछले साल ही इसको मान्यता दी गई थी। बात क्लियर है। तो ये सारी बातें थी राजस्थान में टाइगर की और टाइगर रिजर्व्स की। ज़रूरी है हम अब यह भी समझ लें कि भारत में फिलहाल टाइगर्स की स्थिति क्या है। हालांकि मैंने थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ में डिस्कस किया था, यही वीडियो में आप लोग को बताई थी, क्योंकि बाघ दिवस मनाया गया था और कुछ बातें चर्चाओं में आई थी जिसके बाद ज़रूरी था कि हम डिस्कशन करें। तो कह रहे हैं कि वर्ष 2022 का आंकड़ा अभी लेटेस्ट है हमारे पास, जिससे पता लगता है कि भारत में जो बाघों की संख्या है वह 3682 है। हालांकि ये भी बताते हैं कि वर्ष 2018 में यह संख्या काफ़ी कम थी और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया इस क्षेत्र पे, जिससे 6% वार्षिक की दर से यह बढ़े और अब भारत में इनकी संख्या इतनी हो गई है। कई बार राज्यों की सीक्वेंसिंग पे प्रश्न आता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। जैसे कि मध्य प्रदेश में फिलहाल सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो यह फिलहाल टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बन चुका है क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ इसी के पास है। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक 563 बाघों के साथ, इसके बाद उत्तराखंड 560 बाघों के साथ और महाराष्ट्र 444 बाघों के साथ। हालांकि अगर हम यह जो आंकड़ा है ये स्टेट वाइज ना देखें और हमसे यह पूछा जाए कि कौन सा टाइगर रिजर्व ऐसा है जिसमें हाईएस्ट नंबर है टाइगर्स के, तो ऐसी स्थिति में आप लोग को यह पता होना चाहिए कि इन चारों राज्यों में उत्तराखंड सबसे आगे है और लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और इसमें ही भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जा रहे हैं आज के समय में। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। बात सारी क्लियर है, तो एक प्रश्न का जवाब दे देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि बहुत इजी सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर ये आ गया है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, बहुत इजीली आप लोग दे सकते हैं। इसी कदम पे बढ़ते हैं हम लोग हमारी तीसरी न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के बारे में। भाई महत्वपूर्ण न्यूज़ है इस समय की, और केवल यह न्यूज़ जो फुकुशिमा वाला क्षेत्र है जापान का है उससे संबंधित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है और सब चिंताओं में है फिलहाल कि अब क्या होगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि भाई जापान ने अनाउंस कर दिया है कि यह फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में से रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर को प्रशांत महासागर में रिलीज करेगा। कब से करेगा? तो कह रहे हैं कि भाई 24 अगस्त से वह यह काम शुरू कर देगा और पर डे बता रहे हैं कि 5 लाख मीट्रिक टन के वाटर जो है वह छोड़ने की लिमिट निर्धारित कर दी गई है। तो बहुत ही बड़ा मामला है यह है अपने आप में, और सबकी नज़र है, रशिया है, चाइना है या पूरा यूएन क्यों ना हो, सब इस समय इस पर फोकस हो रखे हैं और अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चिंता का विषय क्या है और क्यों चर्चा में आ गया है मामला, जरा एक बार हम लोग नजर डालते हैं, समझते हैं मामला क्या। तो कह रहे हैं कि वर्ष 2011 की घटना है। मार्च 2011 में जापान के साथ एक बड़ी त्रासदी हुई, यहाँ भूकंप आया और सुनामी भी आई, जिसकी वजह से पूरे देश को बड़ी हानि का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस हानि के बीच में एक गड़बड़ कहाँ हुई, तो बताते हैं कि इसका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र था फुकुशिमा वाला, वो बहुत अधिक प्रभावित हुआ। वो बहुत अधिक इतना प्रभावित हुआ कि यहाँ पर 3 परमाणु रिएक्टर हैं और वह तीनों के तीनों परमाणु रिएक्टर नष्ट हो गए थे, जिस वजह से यहाँ पर परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जो वाटर कलेक्ट किया था वो कंटेमिनेटेड हो गया। लेकिन उसके बाद अब 2011 से 2023 आ गया, तो वो जो वाटर वहाँ पे कलेक्ट किया गया था कंटेमिनेटेड वाटर, वो वर्षा से और बाकी तत्वों से मिलता चला गया लगातार, जिसकी वजह से उसकी कंटेमिनेशन की जो क्षमता थी, जो उसमें परसेंटेज था, वो बहुत अधिक बढ़ गया। अब बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि उसकी स्टोरेशन की एक लिमिट थी, और स्टोरेशन की लिमिट की वजह से कह रहे हैं कि अब सारी लिमिट जो है वह पूरी हो गई। यानी कि कह रहे हैं कि अभी जो स्टोर वाटर है यहाँ पर वह 1.34 मिलियन टन है, जो 1000 टैंकों में इकट्ठा किया गया है और इसको फिल्टर करने का काम किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह भी बता दिया गया कि जो यह पूरे टैंक है, यह टैंक मार्च 2024 के अंत तक सारे भर जाएंगे, जिसके बाद वाटर नहीं संभाला जाएगा और ऑटोमेटिक ही यह रिलीज हो जाएगा।
अब ऐसी स्थिति में सारा मामला गड़बड़ा गया है और सब चिंताओं में आए हैं। हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि जापान को अभी इसका ध्यान आया, एक लंबे समय से प्रोसेस से ये गुजर रहे थे। सारा वाटर कंटेमिनेटेड है, अब छोड़ना भी जरूरी है, तो उन्होंने फिक्स किया कि प्रशांत महासागर में इसको छोड़ेंगे। बट डील क्या हुई, यूएन में बात हुई और जो हमारे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके साथ में बातचीत हुई, तो बोला गया कि पहले ये जो वाटर है इसको ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटमेंट के बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित मानकों से भी ज़्यादा स्तर पे शुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा और शुद्ध करने के बाद ही इसको महासागर में छोड़ा जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर इसको महासागर में छोड़ा जा रहा है तो एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा वाटर प्रतिदिन के हिसाब से छोड़ा जाएगा। तो इसी वजह से ये जो पूरी प्रक्रिया है, मान रहे हैं कि लगभग दशकों तक चलने वाली है, अभी बहुत जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा, दशकों लंबी प्रक्रिया रहेगी। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वाटर छोड़ेंगे। बड़ा रीज़न क्या है कि एक्चुअल में महासागर हम लोग की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लाइमेट वगैरह तो जो है साथ साथ मछलियाँ जो पकड़ी जाती हैं, अगर उनमें इफ़ेक्ट कर दिया इन पूरे के पूरे वाटर ने, तो कहीं ना कहीं लोगों का जीवन भी प्रभावित होगा। और कर्फ्स लगाने शुरू कर दिए हैं अलग अलग कंट्री ने, जितने भी प्रशांत महासागर वाले देश हैं वहाँ पे जो भी फिशिंग का बिजनेस संभाल रहे हैं, भाई बैन कर दिए हैं। कई देशों ने कहा है कि आपसे मछलियाँ नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपकी मछलियाँ कॉन्टेमिनेटेड हो जाएंगी और हम लोग के जीवन पे, हमारे स्वास्थ्य पे यह प्रभाव डालेगी। बात क्लियर है सभी लोग को? तो धीरे धीरे यह प्रोसेस शुरू होने वाला है अब कल से। तो अब इस वजह से यहाँ के जो रिएक्टर थे वह पिघल गए और लोग इस पर लंबी नज़र बनाए हुए थे। यूएन में भी इन लोगों ने बातचीत की, इस पूरे अवधि के दौरान यूएन से बातचीत की, बाकियों से बातचीत की, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है कर सकते हैं, इससे ना तो किसी का जीवन प्रभावित होगा और ना ही जो हमारे जीव हैं जल के वह भी प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा माना जा रहा है। बट ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मान रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया है, लेकिन जो आसपास वाले देश हैं ना वो बहुत अधिक चिंतित हो गए हैं और उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई भाप बना के उड़ा दीजिए, रशिया है, चाइना है, कह रहे हैं कि क्यों छोड़ना है, भाप बना लीजिए, पॉसिबल है और भाप बना के उसको उड़ा दीजिए, मामला खत्म। अब इसके ऊपर जापान ने जवाब दिया और जवाब देते हुए बताया कि ठीक है भाप बना भी देंगे, उड़ा भी देंगे, समस्या नहीं है, लेकिन जल में यह जल किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, यानी कि महासागरों में क्या इफेक्ट डालेगा यह वाटर, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं इसकी। लेकिन अगर हवा में इसको छोड़ दिया गया तो इसमें जो तत्व हैं वह हवा में मिल जाएंगे और फिर कहाँ तक जाएंगे उसकी कोई सीमा नहीं होगी और उसको ट्रैक भी नहीं किया जा पाएगा। बड़ी समस्या का विषय। ठीक है, जो रिसर्च हुई है, रिसर्च में बताया गया है कि भाई एक तत्व है हाइड्रोजन का जिसको कहते हैं आइसोटोप ट्रिटियम। यह एक ऐसा तत्व है जिसको आप कितना भी ट्रीट कर लो ना वाटर को, उसके बावजूद हाइड्रोजन के इस तत्व को आप पानी से अलग नहीं कर सकते और इसके नकारात्मक परिणाम भी काफ़ी हैं। तो जो चिंता व्यक्त की जा रही है वह मुख्य रूप से इसके संबंध में दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत अधिक परेशानी क्रिएट करने वाला है यह पूरा का पूरा जो तत्व है हाइड्रोजन का। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मत्स्य उत्पादन बहुत अधिक प्रभावित होने वाला है, पूरे के पूरे क्षेत्र का ही नहीं पूरी विश्व का। हम कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आप इस कार्य को आगे बढ़ाइए, बट उस सब के बावजूद चिंताएं बरकरार हैं और जब पानी छोड़ा जाना शुरू होगा उसकी ट्रैकिंग की जाएगी रेगुलर और तब पता लगेगा कि कितना अधिक इफेक्ट यह कर सकता है आने वाले समय में जल जीवन और जो मनुष्य का जीवन है उसे। ठीक है, सभी लोग को सारी बात क्लियर हो गई है, लेकिन अभी यूएन ने भी कहा है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि हो सकता है कि अगर पूरे तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते हुए और इसको ट्रीट करते हुए रिलीज़ किया जाए तो प्रभाव इसके ख़त्म हो सकते हैं, इसकी संभावना है। बाकी हमें आने वाले समय में सब पता लग जाएगा क्योंकि 24 अगस्त की डेट इसके लिए निर्धारित है, आज 23 अगस्त ही है, तो 24 अगस्त को जब शुरू होगा तो फिर 1-2 दिन में ही हमें इसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। बट बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है यह इस समय जापान की और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, दुनिया की नज़र इस पे भी है। तो इसी के साथ एक प्रश्न इस खंड से भी, इस न्यूज़ से भी आप लोग की स्क्रीन पर जिसका आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो कमेंट कर दीजिए मुझे इसका जवाब। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ जो हमें बता रही है मुहाजिर 10 ड्रोन के बारे में। ड्रोन चर्चाओं में आ गया है ईरान की वजह से, क्योंकि भाई ईरान ने अभी इसका अनावरण किया है और बता रहे हैं कि यह एक निर्णायक मोड़ ला सकता है उसके रक्षा क्षेत्र में और बहुत ही उन्नत तकनीकों के साथ और नए डिज़ाइन के साथ इसको तैयार किया गया। तो ज़रूरी है थोड़ी सी बात हम लोग करें इसके संबंध में और जानें कि क्या क्या इसमें खास है। अगर इसका डिज़ाइन देखना है तो यह कुछ इस प्रकार का दिखता है, काफ़ी बड़ा ड्रोन है। चलिए आगे हमें क्या पता लग रहा है, कह रहे हैं कि भाई यह मुहाजिर 6 का उन्नत संस्करण है, यानी कि इससे पहले मुहाजिर 6 यूज़ किया जाता था। इसके अलावा कह रहे हैं कि यह इतना सक्षम ड्रोन है कि यह ईरान से इजराइल तक जा सकता है, काफ़ी अच्छी खासी लंबी दूरी तय कर सकता है और ईरान से जाते हुए यह इजराइल में बम गिरा सकता है और इतना ही नहीं वहाँ की पूरी निगरानी करने में भी सक्षम है।
हमें यहाँ पर यह पता लग रहा है कि इसको कॉपी किया गया है अमेरिका के एक ड्रोन से, और वह ड्रोन है MQ-9 रीपर। बताते हैं कि अमेरिका का जो यह ड्रोन है बहुत ही ज़्यादा खास है और दुनिया में बहुत अधिक मांग है, और इसको पूरी तरह से अपडेट करके उन्नत तकनीकों के साथ बनाया गया है। तो पूरी कोशिश की है ईरान ने उस ड्रोन को कॉपी करने की और उसके जो भी सिग्निफिकेंस है उनको अडॉप्ट करते हुए इसमें शामिल कर लेने की। आगे हमें ये पता लग रहा है कि निगरानी करेगा, बम भी छोड़ेगा, और एंटी रडार सिस्टम के साथ इसको तैयार किया गया है। एंटी रडार सिस्टम से आपने कोई भी अगर तैयार कर दिया है इस प्रकार से ड्रोन वगैरह, तो ये समझ लीजिएगा कि पूरे दुनिया की जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, वो भी बहुत बार फेल हो जाती है इसको ट्रैक करने में, और उसको पता नहीं चलता कि कोई अनवांछित उपकरण इस प्रकार का प्रवेश कर गया है हमारे वायु क्षेत्र में और हम पे नज़र बनाए हुए हैं, हमें देख रहा है, जानना है, समझ रहा है और अपने देश को डिटेल्स भेज रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तो हम बच रहेंगे, नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो चीज़ प्रभाव कर रही है किसी को ना, वो हम पे भी प्रभाव डाल सकती है। तो ऐसी स्थिति में यह जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, आगे बढ़ रही है, और जो भी बेस्ट हो सकता है इसके लिए शामिल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए भी एक चेतावनी है, समस्या है कि हम भी तैयार रहें आने वाले समय में इससे बचने के लिए। क्योंकि अब कह रहे हैं कि एंटी रडार हो गया है। एंटी रडार मतलब है कि भाई रडार में नहीं आएगा तो कभी कोई चाहे, जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, हम लोग की तो तनी रहती है हमेशा ही, तो ऐसी स्थिति में वो अगर खरीद ले तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है हम लोग के लिए भी। बात क्लियर है। इसकी क्षमताओं में बता रहे हैं कि ये 300 किलोग्राम तक के पेलोड कैरी कर सकता है, यानी कि 300 किलोग्राम का वजन कैरी करेगा। इसमें कैमरे वगैरह शामिल हैं और साथ साथ बम मिसाइल जो हम इसमें शामिल करना चाहें वो इतना कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह फ्लाई में सक्षम है, और साथ साथ कह रहे हैं कि 450 लीटर ईंधन यह अपने में भर लेगा, इतनी जगह बनाई गई है। उड़ान के बारे में बता रहे हैं कि हवा में यह कितना ऊपर जा सकता है, तो 7000 मीटर तक की यह क्षमता रखता है, अपने आप में इतनी ऊंचाई तक यह जा सकता है। एक बार में इसके लिए माना जा रहा है कि यह 450 लीटर ईंधन के साथ में 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है बिना कोई रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के। क्लियर है बात सभी को? तो इंपॉर्टेंट है अभी ईरान के मामले में, और ईरान के रक्षा क्षेत्रों में नए नए आयाम शामिल कर रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो हम लोग इसके लिए पहले से ही तैयार रहें और इस प्रश्न का जवाब दे दें। एक प्यारा सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। तो हम लोग की आखिरी न्यूज़ आज की जो बता रही है GM सरसों के बारे में, या GM मस्टर्ड इसको बोला जाता है। न्यूज़ चर्चाओं में क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक यू टर्न लिया है। यू टर्न कैसा है? पहले भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि अगर आने वाले समय में कभी भी GM मस्टर्ड की व्यावसायिक कृषि की जाती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि न्यायालय का परमिशन लिया जाए, और उसकी परमिशन के बाद ही इसका जो भी कमर्शियल यूज़ है वह किया जाए, कमर्शियल फार्मिंग की जाए। तो अब यही सारा मामला हुआ है। अब वापस से हम लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ और कह रही है कि प्रभु इजाज़त दे दो ताकि हम अब इसका प्रयोग करें और इसके माध्यम से भारत की स्थिति को सुधारने में, व्यापार को सुधारने में, या जो भारत में मांग है उसको पूरा करने के लिए कार्य कर सके। तो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर जरा एक बार समझते हैं। कह रहे हैं कि 3 नवंबर 2022 को न्यायालय में एक मौखिक आश्वासन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें कहा था कि उसकी अनुमति के बिना GM सरसों की व्यावसायिक खेती शुरू नहीं की जाएगी। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट अप्रूव नहीं करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेगी और इसकी कृषि नहीं करेगी। मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, क्योंकि कई चिंताएं जुड़ी हुई हैं इससे संबंधित। कह रहे हैं कि अगर GM मस्टर्ड का भारत में प्रयोग किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, तो चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। कैसी चुनौती? पहली बात तो यह है कि इसको कोई रोग नहीं लग सकता और हर तरह से ये कीटनाशकों के प्रति सक्षम है, कैपेबल है। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि भाई सस्ता पड़ेगा मामला और कोई बीमारी नहीं लगेगी, रोग नहीं लगेगा, तो उसका मतलब है कि अच्छा उत्पादन करके हमें यह देगा। फायदा है, लेकिन नुकसान ये है कि जो हम लोग की स्थानीय प्रजातियां हैं वो प्रभावित होगी, फर्टिलाइजर चेन है वो प्रभावित हो जाएगी और मृदा प्रभावित हो जाएगी। साथ साथ में कह रहे हैं कि आने वाले समय में काफ़ी चीज़ों का संकट भी हो सकता है। अभी वर्तमान में हम लोग आवश्यकताएं पूरी कर लेंगे, मार्केट में खड़े हो जाएंगे, बट फ्यूचर कहीं ना कहीं इससे गड़बड़ा जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं है कि इसकी वजह से भारत में जो पूरी फूड चेन बनी हुई है और फूड सप्लाई है वो अफेक्ट हो सकती है। हालांकि लाभ बस इतना है कि अच्छी है, कम समय में अच्छा उत्पादन करके दे सकती है, और बहुत अधिक जो हम लोग के क्लाइमेट चीज़ चाहिए होती हैं वह जलवायु के काम चला लेता है अपने आप में, यह है
थोड़ा सा लोशीलता रखता है। तो अगर हम वर्तमान स्थिति समझे तो कह रहे हैं कि भारत में प्रयोग किए जाने वाला लगभग 70% खाद्य तेल जो है वह हम लोग अभी इंपोर्ट ही कर रहे हैं। अभी इतना अधिक कैपेबल भी नहीं है कि 50% इंपोर्ट पे काम चला है, 50% खुद बनाए। तो बहुत अधिक मांग है भारत में, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। तो कह रहे हैं कि अगर अप्रूव कर देता है फिलहाल यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसी स्थिति में यह भारत में कृषि की जाने वाली दूसरी ट्रांसजेनिक फसल हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रश्न यही है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी, तो बीटी कपास भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल है जिसको इस प्रकार से उगाया जाता है और प्रयोग किया जाता है। तो जीएम मस्टर्ड दूसरी हो जाएगी। बीते दिनों भी हम देखें तो लास्ट ईयर बहुत अधिक चर्चाओं में थे जीएम मस्टर्ड। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बताया है कि भाई यह धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इसको नाम दिया गया है। इसको डेवलप करने का कार्य किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक्स मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के साइंटिस्टों के द्वारा। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, इसको डेवलप किया, और डेवलप करने का इसको काम जो किया था ये पूरा ट्रांसजेनिक तकनीक से इसको डेवलप किया गया, तैयार किया गया। और कह रहे हैं कि इसमें 3 जीन हैं अलग अलग। कौन कौन से हैं? बार, बार्नेस और बार स्टार। यह इसके 3 प्रमुख जीन हैं जो इसको अलग अलग मामले में सक्षम बनाते हैं, चाहे वह रोग हो, कीड़े हो, फर्टिलाइजर हो और क्लाइमेट इफेक्ट हो, सबके प्रति ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसको सक्षम बनाते हैं। तो लाभ भी बहुत सारे हैं इसके, कि भाई भारत को लाभ दे सकता है, मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है, हम लोग को जो निर्भरता है आयात के ऊपर हम लोग के उसको कम करने में मदद करेगा, और भारत की जो जीडीपी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस तरफ लाभदायक हो सकता है। बट घरेलू जो हम लोग के उत्पाद हैं, जो हमारी घरेलू प्रजातियाँ हैं, वो अफेक्ट हो जाएंगी, और इसके साथ साथ इसके अन्य स्वास्थ्य परिणाम भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो भी आश्वासित जो है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है इसको लेकर कि आगे क्या क्या परेशानियां होंगी। बट फिलहाल न्यूज़ चर्चाओं में थी तो एक बार ज़रूरी था कि हम लोग जीएम मस्टर्ड को डिस्कस कर लें। तो इसीलिए ज़रूरी है कि भाई आप लोगों ने इन सभी बातों को जान लिया है, तो अंत में इस प्रश्न का जवाब भी मुझे दे दें। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। तो इसी क्रम में आज की इस न्यूज़ में बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगली न्यूज़ में, और अगली क्लास करते हुए ऐसे ही न्यूज़ को पढ़ते जानते समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और रोज़ मिलते जुलते ऐसे ही रहेंगे। थैंक यू सो मच।